नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। क्या गजब राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक। बीजेपी के अंदर चल रही है। उससे बहुत पहले एक जन मित्र ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष खत्म नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही खत्म करेगी। और मुझे लग रहा है संघ के जो तेवर हैं, संघ का जो गुस्सा है, जेपी नड्डा का बयान आग में घी का काम कर रहा है कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं है। तो क्या अब प्रधानमंत्री जो संघ की चमचागिरी कर रहे हैं वो काम नहीं आएगी? खेल क्या है इतनी चमचागिरी का? घुसपैठ का मुद्दा कहां से आ गया? तमाम ज्वलंत मुद्दों पर केपी मलिक जी ने बात की है। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं। आपको लेके चलता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। चलते हैं केपी मलिक जी के बाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। जी नागपुर धन्यवाद संजय जी। नागपुर से कोई सूचना आ रही है, आप तो हैदराबाद बैठे हैं लेकिन नागपुर गर्म हो रहा है। 100 साल पूरे हो रहे हैं आज विजयदशमी पर संघ के। लेकिन संघ के दुलारे हैं गडकरी साहब। मन में गडकरी साहब के बड़ी इच्छा है कि साहब मोदी जी की जगह ले लें। लेकिन जब जब ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसी ऐसी चर्चाएं आती हैं, तो कभी पूर्ति घोटाले की फाइलें खुल जाती हैं, कभी उनके बेटों की कंपनियों की चर्चा होने लगती है। और गडकरी साहब ने फिर 2-3 बार कहा कि मेरे खिलाफ पैसा दे के प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। हमने कहा भी कभी बता दिया जाए भाई कि ऐसा कौन है जो पैसे दे रहा है गडकरी के खिलाफ खबर चलाने को। और प्रधानमंत्री जी के पास इंटेलिजेंस है, सारी खुफिया एजेंसियां हैं, सबको लगा देना चाहिए। उनकी मिनिस्ट्री में एक सीनियर मिनिस्टर के खिलाफ कोई पैसे देके अभियान चला रहा है, लेकिन मामला कोई जांच वाच नहीं कराई गई। आपने तो कह ही दिया कि जब कराने वाले ही वो हैं तो क्या जांच कराएंगे। लेकिन कुछ और बड़ी खतरनाक खबरें आ रही हैं। क्या सूचना है आपके पास, क्योंकि आपका नेटवर्क बहुत तेज रहता है? गडकरी साहब के भविष्य को क्या कुछ खतरा हो सकता है, या ये लड़ाई अभी और बढ़ रही है? क्या सूचना क्या आपके पास मलिक साहब? संजय जी, अगर आप देखें कि आज संघ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है। कल 100 साल पूरे हो जाएंगे संघ को। मोदी जी ने सिक्का जारी किया है और मोदी जी के सपने में पिछले कुछ दिनों से लगातार आरएसएस और संघ आ रहा है। ये आपने देखा, जिस जिस संघ को वो पिछले 11 साल से भूले बैठे थे, वो संघ संघ उनके आजकल घंटी बज रही है दिमाग में संघ की, वो आप देख रहे हैं। तो ये एकाएक क्यों हो रहा है? पिछली चर्चा में हमारी आपकी जब बात हुई थी, मैंने आपको ये कहा था कि संघ ने ठान लिया है कि वो अपना त्रिशूल जो है, जो सत्ता का त्रिशूल मोदी जी के पास है, उसको वापस लेने का निर्णय संघ ने कर लिया है। सत्ता का त्रिशूल एक बार फिर दर्शकों के लिए बता दिया जाए, उनको समझ नहीं आएगा कि भाई सत्ता का त्रिशूल क्या है। आपके चैनल पे तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। सत्ता का त्रिशूल ये है कि मोदी जी की सत्ता, भारतीय जनता पार्टी और राज्यों की सरकारें जो है, जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री बना रखे हैं, तीनों मोदी शाह के हाथ में है। तो ये है सत्ता का त्रिशूल। तो त्रिशूल अब आपके हाथ में नहीं रहेगा। एक सूल रख लीजिए आप, इतनी परमिशन आपको है। और वो सूल, सबसे कमजोर सूल जो है, वो है केंद्र की सत्ता, जो उधार की कुर्सी और उधार की बैसाखी पर रखी हुई है, कभी भी गिर सकती है। तो संघ ने ये कहा है कि सबसे पहले संगठन जो है हमें दे दीजिए आप, और हम संगठन अपने तरीके से चलाएं। अब जब संगठन चलाने की बात होती है, जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश भारतीय जनता पार्टी टॉर्च लेके कर रही है इतने दिनों से, दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए। समय समय पे कहते हैं कि पारिवारिक दल ही हैं, वो तो सबको मालूम है कौन अध्यक्ष होगा, सबको पता है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, समाजवादी का कौन होगा, मायावती का कौन होगा, सबको पता है अध्यक्ष को। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष किसी को नहीं पता। तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी नहीं पता। इतनी बड़ी पार्टी में आप अध्यक्ष ही नहीं चुन पा रहे हैं। तो ये जताता है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। अब आप इसको संजय जी मोटे तौर पे अगर आप देखते हैं, मोदी शाह की पसंद है भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, खट्टर साहब, दुनिया भर की सूची इन्होंने दी थी संघ को। संघ ने एक सिरे से खारिज कर दी। इन्होंने जो अपनी संघ ने जिन पर सहमति जताई थी, उसमें शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे, गडकरी जी। अब वसुंधरा राजे ने मना कर दिया। अभी पिछले प्रोग्राम में आपने देखा किस प्रकार से रिएक्शन दिया उन्होंने।
उससे पहले शिवराज जी आए थे और संघ प्रमुख ने उनको झंडे वाला भी बुलाया था। वो हाथ जोड़ के चले गए कि साहब ये बड़ा मोर्चा लेना मेरे बस की बात नहीं है, गुजरातियों से मोर्चा मैं नहीं ले सकता, तो मुझे तो आप जो है वो अपना मध्य प्रदेश में रहने दीजिए, उधर ही कृपा कर दीजिए। और आप तो मध्य प्रदेश अगर नहीं दे सकते मुझे छत्तीसगढ़ ही दे दीजिए, मैं तो उसी से गुज़ारा कर लूँगा अपना, लेकिन इधर मुझे बचाइए आप। तो वो वहाँ सरेंडर कर गए। अब घूम फिर के बचते हैं गडकरी जी। गडकरी जी पे समय-समय पे संघ दाँव लगाता रहता है और कई बार ऐसा करता है कि गडकरी जी को आगे बढ़ा के संघ थोड़ा पीछे हो जाता है। वो सुताई शुरू हो जाती है गडकरी की। अब यही हाल अब हुआ कि गडकरी जी को कहा गया कि भई आपको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और आप तैयारी करिए और जैसे ही इस तरह की सुर्खियाँ पहुँची इधर, तो इधर शुरू हो गया। आपने भी कहा कि भई आप जो है मेरे खिलाफ पैसे देकर षड्यंत्र कुछ लोग चला रहे हैं और उस षड्यंत्रकारी में अच्छा षड्यंत्र संजय मिश्रा और केपी मलिक तो चलाएँगे नहीं, ममता बनर्जी तो षड्यंत्र चलाएँगी नहीं, उनको तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। लालू और राहुल गांधी या अखिलेश यादव को तो फ़ायदा होगा नहीं। तो ये कौन है जो षड्यंत्र चला रहे हैं? तो ये षड्यंत्र चलाने वाले कौन हैं, ये आप जानते हैं। अब बात ये हुई है कि इनको कैसे निपटाया जाए, क्योंकि ये घड़ी-घड़ी परेशान करते हैं, कई बार कर चुके हैं और अब सबसे बड़ा खतरा यही है गुजराती लॉबी के लिए। तो इस खतरे को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, उसकी तैयारी चल रही है अंदर ही अंदर। उनकी बताते हैं, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि उनकी कुछ फाइलें मंगाई गई हैं और उन फाइलों पे कुछ एक्शन किया जाए। कुछ जो गडकरी है गडकरी एथरे की एथ गडकरी के जो लड़कों की कंपनियाँ हैं, उन पे कुछ फाइलों में ज़रा देखा जाए क्या किया जाए और उसमें कुछ पूछताछ की जाए, क्या किया जाए थोड़ा-सा इनको देखिए संजय जी अगर आप यहाँ बैठ के हम और आप चैनल पे बहस कर रहे हैं और हमारे घर में कुछ परेशानी हो जाती है, आपके बच्चे को बुखार चढ़ जाता है, तुरंत डॉक्टर के जाना है तो हम प्रोग्राम बंद करके तत्काल घरवाली के फ़ोन पे भागेंगे और बच्चों को देखेंगे जाके। तो छोड़ दो, भूल जाएँगे हम इस प्रोग्राम को। तो ऐसे ही ये होगा कि जब आपके बच्चों के ऊपर कुछ बात आएगी, तो आप तमाम जो है रण क्षेत्र छोड़ के भाग जाएँगे, इसलिए नस वहाँ दबाई जाए। तो ये नस दबाने का एक प्रयास किया जा रहा है और ऐसे में संघ मज़ा ले रहा है। संघ भी कम नहीं है, संघ ऐसे में मज़ा ले रहा है, संघ आगे बढ़ के अब कुछ कर नहीं रहा है और यहाँ अकेले पड़ गए हैं गडकरी जी। और आज मैं पहली बार आपके चैनल पे थोड़ा-सा संजय जोशी पे भी खपा हूँ। संजय जोशी अगर आज भी नहीं बोल रहे हैं, अब भी नहीं बोल रहे हैं, तो वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? भई एक हिसाब से गडकरी जी निपट गए समझिए और बात ये हो गई है कि गडकरी जी भी रेस से बाहर हो गए और जो है शिवराज भी बाहर हो गए, वसुंधरा भी बाहर हो गई, तो अब तो संजय जोशी बचे हैं ना। तो संजय जोशी को मोर्चा जो है रूढ़ी की तरह लेना चाहिए। अगर संजय जोशी रूढ़ी की तरह मोर्चा नहीं लेते हैं, तो फिर काहे के वो गडकरी के साथी हैं और काहे को पार्टी सँभालेंगे? तो मैं पहली बार संजय जोशी को ये कह रहा हूँ कि अब समय आ गया है कि आप जो है अपना ब्रह्मास्त्र उठा लीजिए गांडीव और आप जो है युद्ध के मैदान में उतर जाइए। ये हमारी सलाह उनको है, क्योंकि अब समय आ गया है और संघ आपके पीछे रहेगा वो दिखाने के लिए रहे, कुछ रहे, संघ तो आपके पीछे है इसमें कोई कहने की बात है नहीं। गडकरी जी के ऊपर जो वार चल रहा है, कहीं न कहीं इनको एहसास हो चला है कि गडकरी के ऊपर संघ का आशीर्वाद है, ये तो जग ज़ाहिर है। और जो एक महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, वो भी कहीं न कहीं गडकरी के सहयोग से, गडकरी के तरीके से और गडकरी की सपोर्ट से चल रही है। गडकरी जी उसमें अच्छा खासा सहयोग कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री को और एक गठबंधन सा आपस में बना हुआ है। उस गठजोड़ को तोड़ने के लिए ये प्रयास है। और आपको जब कमज़ोर कर दिया जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा हाथ-पैर नहीं मारेंगे। मतलब उनको कहेंगे उनका पेंच टाइट करने का समय है और कोशिश की जा रही है कि इनके थोड़े-से जो है पेंच टाइट किए जाएँ। ये थोड़ा इनके पेंच लूज़ हो गए हैं, बीच-बीच में इनके पेंच टाइट होते रहते हैं। आपने देखा था पीछे जो है वो सड़क पकड़ी गई थी, भ्रष्टाचार क्योंकि किसी आज तक किसी दूसरी मिनिस्ट्री में आपने भ्रष्टाचार देखा नहीं। पेट्रोलियम मंत्रालय में 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं है। रेलवे में कभी कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है आज तक ज़िंदगी में। इसके अलावा जितनी मंत्रालय हैं, किसी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। सिर्फ़ जो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट में भ्रष्टाचार है और अब जो है ये एथनॉल में निकल आया।
तो ये जो भ्रष्टाचार मोदी सरकार पकड़ रही है, तो ये तो भाई सरकार है, पकड़ सकती है। और भ्रष्टाचार में कोई भी अंदर जा सकता है। अब हम यहाँ गडकरी की तारीफ थोड़ी करेंगे। भाई भ्रष्टाचार अगर गडकरी कर रहे हैं या उनके लड़के कर रहे हैं, तत्काल उनको जेल जाना चाहिए। हम ये कह के ये सिंपैथी थोड़ी दे देंगे गडकरी को कि आप भ्रष्टाचार करिए, हम लोग आपके वकील बन के आपकी तरफदारी करें। अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, गडकरी भ्रष्टाचार, तत्काल जेल जाने चाहिए। तो ऐसे में तो मोदी जी के ऊपर कोई उंगली उठाएगा नहीं, क्योंकि मोदी जी तो भैया हरिश्चंद्र सत्यवादी है, वो तो छोड़ते नहीं, वो तो जेल में डालते हैं, तुरंत एक्शन करते हैं। ईडी सीबीआई इसीलिए तो उनकी है। तो इसलिए ये पेच टाइट करने का एक नतीजा जो है आपके सामने है गडकरी जी के ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल तारीफों के पुल बांध दिए संघ के। मतलब पहले तो मोहन भागवत के जन्मदिन पे लंबे-लंबे आर्टिकल, अब संघ की तारीफों में पुल, और विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है कि भैया संघ ने तो कभी तिरंगा भी नहीं फहराया अपने यहाँ। वो तो अंग्रेजों की जासूसी करते थे, ये संजय सिंह कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के संघ से डर गए हैं। मोदी जी को लग रहा है कि भागवत जी ने कुर्सी के पाए हिलाने शुरू कर दिए हैं। 75 साल की उम्र होने के बाद मोदी जी में प्रेशर बन गया है। लगता क्या है संघ की इतनी स्तुतिगान ये वही बीजेपी है जो 2024 से पहले जेपी नड्डा उनके अध्यक्ष कह रहे थे कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, और प्रधानमंत्री जी अब संघ के आगे बिछे जा रहे हैं। इस हृदय परिवर्तन का कारण क्या महसूस करते हैं केपी मलिक साहब? डर कहाँ है, खौफ कहाँ लग रहा है इनको? संजय जी, आप ये देखिए पहले कि ये संघ जो है, ये किसी व्यक्ति से या किसी उससे नहीं चलता। संघ की अलग एक अपनी विचारधारा है और संघ उस पे काम करता है। चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उनका कहना ये है कि वो संघ से बड़ा नहीं है। किसी भी इनके इनके 3 दर्जन करीब संगठन हैं। संगठन का कोई भी अध्यक्ष हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी पदाधिकारी हो, वो संघ से बड़ा नहीं है। संघ अपने तरीके से उनको चलाता है। और आप देख चुके हैं कि एक एक समय ये था कि वाजपेयी जी का और अडवाणी जी का जो है भारतीय जनता पार्टी में जलवा था, उनकी तूती बोलती थी। लेकिन एक झटके में अडवाणी जी को बाहर कर दिया गया जब लगा किसी काम के नहीं है ये। तो संघ ये देखता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आपकी उपयोगिता नहीं बची है, तो अब आप किसी काम के नहीं है, लंगड़े हो गए हैं, और लंगड़े घोड़े को युद्ध के मैदान में गोली मार दी जाती है। तो सीधा-सीधा आप इस चीज को समझ लीजिए। और संघ हमेशा दूसरी लाइन तैयार करता रहा है क्रांतिकारियों की पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी में जब अंतिम दौर चल रहा था अडवाणी जी का, वाजपेयी जी का, तो एक जो सेकंड लाइन तैयार हो रही थी, उसी सेकंड लाइन में गडकरी जी को तैयार किया गया था, संजय जोशी को तैयार किया गया था, और उसी रेस में जो है, उसी पौध में मोदी जी भी थे। मोदी जी बहुत आगे बढ़ गए क्योंकि ये सबसे बड़े क्रांतिकारी निकले। लेकिन आज मोदी जी की उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मैं आपको लगातार इतने दिन से कह रहा हूं कि 3 दर्जन सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के जो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो संघ के दबाव में, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के दबाव में बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब चीजें बाहर आनी शुरू हो गई हैं। एकाएक इतनी हिम्मत कहां से मुरली मनोहर जोशी में आ गई? मुझे याद है जब 2019 में मोदी जी शपथ लेके प्रधानमंत्री की गए थे, अमित शाह और मोदी जी इनके घर पे पहुंचे थे मुरली मनोहर जोशी जी का आशीर्वाद लेने। और मुरली मनोहर जोशी ने इनके जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि भाई बहुत अच्छा काम मोदी जी कर रहे हैं और लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी इनके साथ है और हम लोग भी इनके साथ हैं, हमारा आशीर्वाद भी इनके साथ है। तो मुरली मनोहर जोशी का तो आशीर्वाद था इनके साथ। तो वो आशीर्वाद कहाँ गया आज की डेट में? आज की डेट में आशीर्वाद इसलिए नहीं है कि इनकी उपयोगिता अब समाप्त हो चुकी है और आरएसएस अब इनसे पिंड छुड़ाना चाहता है। अगर आप देखोगे थोड़ा सा 12 में 13 में आप चले जाएं, तो अडवाणी जी पीछे हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनको पीछे हटाने के लिए क्रांतिकारी व्यक्ति चाहिए था, और वो क्रांतिकारी व्यक्ति लाया गया था संजय जोशी के रूप में, और उसी ने अडवाणी जी का इस्तीफा लिया था। तो आज भी किसी एक ऐसे क्रांतिकारी की जरूरत संघ को है जो इन अनुपयोगी लोगों से इस्तीफा लेके इनको मार्गदर्शक मंडल का रास्ता दिखा सके। इन्होंने तो मार्गदर्शक मंडल बनाया था, वो कोई दूसरा सार्थक दल मंडल बना दे, कोई पार्थक दल मंडल बना दें, कोई दूसरा कोई बना दें। तो ऐसे व्यक्ति की तलाश अभी संघ को है, इसीलिए मोदी जी की उपयोगिता संघ को दिखाई नहीं दे रही है। जी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी थोड़ा कंफ्यूज हो गए।
क्योंकि जब वो बातें कर रहे थे तो कह रहे थे कि सबसे बड़ी समस्या जो है वो घुसपैठ की है। ये भूल गए कि 11 साल से हुकूमत उनकी है। वो बिहार में एफआईआर के मुद्दे को सही साबित करने के लिए कह गए। लेकिन 11 साल से सरकार आपकी, बॉर्डर आपके अधीन में आता, घुसपैठ कहाँ से हो रही है? और जब बिहार में ये निकल के आए हैं आंकड़े, तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि कितने घुसपैठियों के नाम काट दिए गए, कौन-कौन से देश के घुसपैठियों के नाम काट दिए गए। घुसपैठी शब्द को वो मुसलमानों से जोड़ना चाहते हैं। एक दिमाग में फ्रेम बनाना चाहते हैं कि घुसपैठ केवल मुसलमानों ने की है। लेकिन हकीकत सब जानते हैं कि जब आपके पास आंकड़े ही नहीं है, आपके पास झूठे आंकड़े हैं, तो फिर क्या हिंदू, क्या मुसलमान, आपको सिर्फ सत्ता हासिल करनी है, उसी का ये सारा नाटक है। तो ये घुसपैठी 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 कह के इन्होंने झारखंड में लड़ा, चुनाव लड़ा, उससे पहले बंगाल में लड़ा, और अब बिहार में भी ये मैसेज है घुसपैठी। आपको क्या लगता है घुसपैठी है क्या? संजय जी, जब दिल्ली में घुसपैठिए हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं है? आज दिल्ली के घुसपैठिए कहां चले गए? दिल्ली में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। ये घुसपैठिए मोदी जी के साथ ही चलते हैं। मोदी जी जहां, घुसपैठिए वहां। ये डायलॉग है कि मोदी जी जहां, घुसपैठिए वहां। जहां जहां मोदी जी जाएंगे वहां वहां घुसपैठिए आएंगे। और जहां जहां चुनाव होगा, जहां जहां चुनाव होगा वहां घुसपैठिए पाए जाएंगे। घुसपैठिए सबसे पहले जो दिखे थे आपको, वो बंगाल चुनाव में दिखे थे। बंगाल चुनाव हो गया तो सारे घुसपैठिए दिल्ली आ गए। दिल्ली का चुनाव हो गया तो सारे घुसपैठिए जो है अब बिहार चले गए हैं। और जैसे ही बिहार का चुनाव संपन्न होगा, ये सारे घुसपैठिए आसाम पहुंच जाएंगे। तो फिर आसाम में घुसपैठिए बताएंगे प्रधानमंत्री जी। ये आप मुझे ये बताइए, निकाले कितने गए हैं देश से आज तक, उसकी सूची जारी करिए ना। आपके आपके घुसपैठियों को निकाल रहा है अमेरिका। 73 साल की एक महिला को भेज दिया निकाल के, हथकड़ी बांध के। आप भी तो कुछ रिपोर्ट पेश कीजिए, आप भी तो कुछ फोटो वीडियो बनाइए कि देखिए भाई, हमने ये 10 जो है घुसपैठिए आ गए थे भारत में और हमने बांग्लादेश में फेंक दिया इनको, हथकड़ी लगा के दिखाइए कुछ। ये सिर्फ जुमलेबाजी है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि मोदी जी का ये अंतिम दौर चल रहा है। और फिर मैं वही पुराना डायलॉग कहता हूं, सारे हथियार इनके खत्म हो गए हैं और अब इन्होंने रथ का पहिया उठा लिया है। तो रथ के पहिए से युद्ध नहीं जीते जाते। यहाँ एक ब्रह्मास्त्र चल रहा है महाभारत के युद्ध में। अब वो जमाना चला गया कि आपका जो वो था, ऑरा था, वो खत्म हो चुका है। और आज आप मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी नीतियां देखिए। आज संजय जी, आप बताइए, आप कसीदे पढ़ रहे थे परसों तक वांगचुंग के, और एकाएक आपने उसको गिरफ्तार कर लिया। और आप कह रहे हैं सब कुछ शांति है, सब बढ़िया है, तो आप क्यों वहां पे कर्फ्यू लगा के बैठे हैं? वहां पे तो कुछ इतनी ऐसी जनता भी नहीं है, बौद्ध धर्म के ज्यादा मानने वाले हैं। वहां तो इस तरह का कोई घटना भी नहीं है। जो 4 लोग मरे हैं उनको गोली चलाने का आदेश किसने दिया? सीधी गोली चला दिया आपने। कोई लाठी चार्ज नहीं किया, कोई आंसू गैस के गोले नहीं है, कोई रबड़ की गोलियां नहीं मारी है। तो ये क्या हो रहा है? तो ये जो चीजें चल रही हैं आपको, आप चौतरफा गिर चुके हैं। चाहे आपकी अर्थनीति हो, चाहे आपकी विदेश नीति हो, चाहे आपकी देश नीति हो, चाहे आपकी राजनीति हो, आपकी सब ध्वस्त हो चुकी है। एक टाइम पे बहुत अच्छी चल रही थी, जुमलेबाजी आपकी बहुत अच्छी थी, वो भी खत्म हो चुकी है। अब तो जुमले भी नहीं चल रहे। तो अब ये अंतिम दौर है, इसलिए कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए मोदी जी कमजोर स्थिति में है। अब ये चाहे घुसपैठिए ले आए, चाहे बाहर पीटिए ले आए, अब इनका कुछ होने वाला नहीं है। बिहार का चुनाव इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, आप देखिएगा। बिहार में बहुत बुरी तरह से ये हारेंगे और उसके बाद इनका विदाई समारोह सेंट्रल में होगा। और उससे पहले मैंने पहले भी आपको कहा कि अब बाहर वालों की, अब विपक्ष की इनको जरूरत नहीं है। अब इनके खिलाफ मामला अंदर से ही चालू हो गया है। संघ में भी चालू हो गया, भारतीय जनता पार्टी में भी हो गया है। आप मुझे बताइए कि आज तक आप संसदीय दल की मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे हैं? आपने डर है। संसदीय दल की ट्रेनिंग की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें राज्यसभा के भी सांसद थे और मोदी जी सबसे पिछले वाली सीट पर बैठे थे। क्यों? आप तो हमेशा सिंहासन लगा के आगे बैठते हैं, आज पीछे क्यों बैठ गए? तो ये बदलाव कहां से आया ये? तो ये बदलाव जनता भी समझ रही है, भाजपा के लोग भी समझ रहे हैं। और इतनी बुरी स्थिति भाजपा की कभी नहीं रही संजय जी, कि उसके 100, 50, 80, 70 सांसद ना आए, वो तो पहले भी आते रहे हैं। तो हमेशा। भारतीय जनता पार्टी खाली मोदी जी ही चला रहे हैं, मोदी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी स्वाह हो जाएगी, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें। या मोदी जी ठीक। के बाद भाजपा नहीं चलेगी। तो ऐसे सवाल उठाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए हैं। कुछ उठा रहे हैं, कुछ धीरे धीरे उठाते हुए बाहर आ रहे हैं। जो घंटी बंधी बंधी है और वो धीरे धीरे बजनी शुरू हो गई है।
जी। अच्छा, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बाहर के लोग भर लिए हैं। जो जो विपक्ष के नेता थे, जो भ्रष्ट थे, जिन पे आरोप लगता था हजारों करोड़ की रिश्वत का, बेईमानी का, उन सबको पार्टी मतलब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में इधर आदमी गया, उधर क्लीन होके निकल आया। ये दूसरी पार्टी के भ्रष्ट लोगों को चुनने का नतीजा है कि पार्टी बची नहीं। कांग्रेस पार्ट 2 हो गई है वो। आपको लगता है कि इसको लेके बड़ा आक्रोश है? संजय जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आप ये देखेंगे कि जो संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के जो सांसद हैं, मैं उन्हीं सांसदों की बात हमेशा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो अपने सांसद हैं 240 में से 3 दर्जन सांसद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा के सांसद हैं। और कोई 3 बार का सांसद है, कोई 4 बार का सांसद है, कोई 2 बार का सांसद है। सबने 30 साल, 40 साल, 50 साल भारतीय जनता पार्टी में लगाए हैं और वो आज जो है दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। और जो कांग्रेस से आए या जो नौकरशाह चापलूस कर रहे थे, वो 2-2 कैबिनेट मिनिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं। तो सवाल ये उठ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी को सिद्धांतवादी पार्टी हम मानते थे, भारतीय जनता पार्टी को बताया जाता था कि भई यहाँ पे तरीके से चुनाव होता है, इलेक्शन होता है इनका, जो है प्रेसिडेंट चुनने के लिए भी, इनके यहाँ कोई टिकट देने के लिए भी एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। ये बाकी पार्टियों से अलग है। लेकिन जितनी अलग थी अब उसी तरह से दूसरी तरीके से अलग हो गई है ये कि इसमें आयातित नेताओं को बड़ी मात्रा में लाया गया और उनको एक छत्र राज उनका करवा दिया गया। सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने आसाम का है। आपने कई जगह इस तरह के कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट में भी बना रखे हैं और आपने केंद्र में भी बना रखे हैं जिनकी उपयोगिता कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य देखिए आप कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास ढंग के प्रवक्ता नहीं है। जिस पार्टी को आप सिद्धांतवादी पार्टी कहते थे और जिस पार्टी में वाकपटु प्रवक्ता होते थे, जो चैनलों पे आते थे तो लोग सुनते थे उनको क्योंकि ऐसे तथ्य वो रखते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के पास टोटा पड़ गया है प्रवक्ताओं का और क्रांतिकारी प्रवक्ता इंपोर्ट किए गए हैं। एक तो आपके वहीं से आए, यूपी से लाया गया उनको, वो तो पजामा भी नहीं पहनते कई बार। तो ऐसे-ऐसे प्रवक्ता जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाएँगे, तो भारतीय जनता पार्टी में थू-थू होना लाज़मी है और उनकी आत्मा का रोना लाज़मी है, जो 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो अब वो लोग नाराज़ हो गए हैं और उस नाराज़गी का एहसास मोदी जी को बखूबी हो गया है, उसी से मोदी जी घबराए हुए हैं। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस नाराज़गी का एहसास हो गया तभी डरा है। बहुत-बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। थैंक यू सर। ये थी केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब करना और जॉइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।